हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 की एक कहानी उसने कहा था इसके बारे में पढ़ेंगे। यह जो कहानी है यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। उसने कहा था कहानी का शीर्षक पाठकों के मन में कौतूहल पैदा करता है। पाठक शीर्षक को पढ़कर यह जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि उसने क्या कहा था। इस कहानी में भारतीय सैनिक जो अंग्रेज़ों की तरफ से जर्मनी से युद्ध कर रहे हैं उसी का चित्रण किया गया है। सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में समझते हैं। इस कहानी को अगर हम समझ लेते हैं, इस कहानी में क्या बताया गया है, अगर यह हम समझ लेते हैं तो पूरी जो कहानी हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मगर मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने शुरू से अंत तक पूरी शिद्दत के साथ देखा तो आपको इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहानी को मात्र 1 से 2 बार आप सुन लीजिएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से यह कहानी याद हो जाएगी। जो मुझसे पढ़ते हैं उन्हें अच्छी भली भांति यह बात पता होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उसने कहा था, यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई हिंदी की अमर कहानियों में से एक है, जिसमें प्रेम एवं त्याग का अनूठा रूप प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि सच्चा प्रेम चाहे वह व्यक्तिगत हो या राष्ट्र के प्रति प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, वह बलिदान की भावना रखता है। सच्चा प्रेम तभी अमर हो पाता है जब उसे अपने प्रेम की कीमत मिल जाती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह को भी सच्चे प्रेम की कीमत मिलती है। इस कहानी में लहना सिंह एक तरफ अपने प्रेमिका होरा को दिया हुआ वचन पूरा करता है तथा दूसरी ओर अपने वतन की सुरक्षा भी अपने जान की बाजी लगाकर करता है। तो यह संपूर्ण कहानी का सार है। अगर आप कहानी को पूरे जैसे मैं पंक्तियों के माध्यम से समझाता हुआ चलूँगा, आप समझते चलिए। वीडियो लंबी होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आपके काम के लायक वीडियो होगी। 5 खंडों में हम इस कहानी को समझेंगे और जो 5वां खंड है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उसने कहा था, बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। बम्बू काट अर्थात होता है घोड़ा गाड़ी। अमृतसर की बाज़ार में कौन से गाड़ी चलते हैं? घोड़ा गाड़ी। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद इसका भावार्थ मैं बताऊँगा कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहरकर सब्र का समुद्र उमड़ाकर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लल्ला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटो, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिया, हट जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्री को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। इन समस्त पंक्तियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो समस्त पंक्तियाँ थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें अमृतसर के बम्बू काट वालों की व्यंग्यात्मक भाषा का वर्णन हुआ है। वे किस प्रकार राहीगर को छेड़ते हैं इसका दृश्य हमें देखने को मिलता है। उनकी जुबान चाबुक की तरह चलती है। उनके लिए हर उम्र का राहीगर एक समान होता है। घोड़ा गाड़ी अर्थात बम्बू काट के सामने आने वाली औरतों को भी ये गाड़ीवान नहीं छोड़ते हैं। रास्ते से हटने के लिए इनकी जुबान मीठी छुरी की तरह चलती है। इसका नमूना इन पंक्तियों में देखने को मिलता है।
हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिया, हट जा पुत्ता प्यारिया, हट जा लंबी उम्र वाली है। अर्थात तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्री को प्यारी है, तेरी उम्र लंबी है, तो क्यों मेरे पहियों के नीचे आकर मरना चाहती है। इस प्रकार व्यंग वाणों से यह बम्बू काट वाले आदमी को भेदते रहते हैं, जैसे कि वे सड़क के कोतवाल है और उन्हीं की मर्जी से यह शहर चलता है। तो कहने का भाव है कि इन समस्त पंक्तियों में हम अमृतसर के गाड़ीवानों के चरित्र चित्रण को देख पाते हैं। अब वास्तविक कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। सबसे पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कर रखा है वही प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आंख मूंद कर भरोसा आप मेरे ऊपर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि लड़का और लड़की कहाँ पर आकर मिलते हैं, तो चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। उसके बालों और उसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। दोनों कौन से जाति के थे? सिख जाति के थे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। लड़की क्या लेने आई थी? रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी, और जो लड़का था मामा के केस धोने के लिए अर्थात बालों को धोने के लिए दही लेने के लिए आया था। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर पीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? नगरे में। और तेरे? लड़का पूछता है इस लड़की से कि तेरा घर कहाँ है, तो कहती है नगरे में। फिर लड़की पूछती है तेरा? मांझे में। यह जो लड़का है यह मांझे का रहने वाला है। वहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़का कहता है कि अंतर सिंह की बैठक में वह रहता है और वे उसका कौन है? मामा है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि वह अपने मामा के लिए केस धोने के लिए दही लेने आया था। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा लेने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लड़का मुस्कुराकर लड़की से क्या पूछता है? तेरी कुड़माई हो गई अर्थात तेरा ब्याह हो गया है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। कुड़माई अर्थात होता है ब्याह होना, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अब यह क्रम निरंतर चलता रहता है और दोनों लड़का लड़की कहीं ना कहीं अकस्मात मिल जाते हैं, अचानक मिल जाते हैं। महीने भर यही हाल रहा। महीने तक यह जो मिलना जुलना है चलता रहता है। अचानक ये लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। लड़का बार बार पूछता है तेरी शादी हो गई है? लड़की कहती है धत और भाग जाती है। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की के संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। जब एक दिन क्या होता है, लड़की इस प्रश्न से ऊब जाती है कि रोज रोज एक ही प्रश्न यह पूछता है कि तेरी शादी हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की एक दिन परेशान होकर कहती है कि हाँ हो गई है। लड़का कहता है कब? कल, देखते नहीं वह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। एक दिन लड़की परेशान होकर यही जवाब उसे देती है कि हाँ शादी हो गई है और ये तुम देखते नहीं है, यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू मैंने ओढ़ रखा है। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। लड़के को जब जवाब मिलता है कि हाँ उसकी शादी हो गई है, तो वह मायूस हो जाता है और रास्ते में लौटते समय एक लड़के को मोरी में ढकेल देता है। एक छाबड़ी वाले जो दिन भर वह कमाता है, उसकी कमाई को वह ऐसा धक्का मारता है कि उसकी कमाई खो जाती है। एक कुत्ते को वह पत्थर भी मारता है। गोभी वाले के ठेले में वह दूध उड़ेल देता है। और एक सामने से आकर कोई जो और एक महिला है उससे टकराता है और टकरा कर उससे अंधे की उपाधि पाता है। अर्थात वह जो महिला उससे कहती है कि अंधा है क्या, तो इस तरह से वह कहीं इस तरह से जा कर के घर पहुंचता है। अब हम लोग खंड 2 को देखने वाले हैं। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। यह जो कहानी है कभी वर्तमान में तो कभी भूत में, इस तरह से हमें यह क्रम देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 5 खंडों में हम पढ़ेंगे, और जो 5वां खंड है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस कहानी को समझने के उद्देश्य से। तो आप
अंत तक वीडियो देखिए, अंत तक पूरी शिद्दत से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़, ऊपर से पिंडलियों तक कांच कीच में धंसे हुए, गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा व कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब मैं इन पंक्तियों को आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या कहा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की ओर से जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए भारतीय जो सैनिक है वो मोर्चे पर गए थे। इस अंश में युद्ध की मोर्चाबंदी का सजीव वर्णन हुआ है। इन पंक्तियों में हम यह देखते हैं कि जो भारतीय सैनिक है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे और किसके विरुद्ध लड़ने के लिए गए थे, तो जर्मनी के खिलाफ लड़ने गए थे। उसी का दृश्य हमें देखने को मिलता है युद्ध का। भारत की जलवायु और जर्मनी की जलवायु में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ अधिकतर गर्मी पड़ती है और जो जर्मनी है वहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है। बरसात के दिन थे, खाइयों में पानी भर जाता था। ऐसे में सैनिक अपनी बहादुरी और हौसले से विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेते थे। भारतीय सेना अपनी बहादुरी के लिए तो जानी ही जाती है। दुश्मन सैनिकों से 2-4 करने के लिए गए हैं, पर खंदक में पड़े पड़े वे लड़ नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जाड़ा और खंदक में भरा पानी और कीचड़ कोड़ में खाज की तरह पूरा कष्टकर प्रतीत हो रहा है। युद्ध के मोर्चे पर शत्रु सेना की ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, जिससे पूरी खंदक हिल जाती है। खंदक के बाहर जरा भी कोहनी या साफा निकाला तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि दंदनाती हुई गोली आ रही है। न जाने शत्रु सेना के जवान कहाँ छिपे होंगे। हो सकता है घासों में छिपे हो सकता है घास की पत्तियों में छिपे हो या मिट्टी में लिपटे हुए हो। कब कहाँ से दुश्मन आ जाए कोई भी ठीक ठिकाना नहीं है। इन समस्त पंक्तियों में हमें युद्ध क्षेत्र का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। लहना सिंह 3 दिन और है, 4 तो खंदक में ही बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खा के सो रहेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 2 भारतीय सैनिक आपस में बात करते हुए कहते हैं कि महज 7 दिनों की ही तो बात है, 3 तो बीत गए हैं और 4 दिन बिताने हैं। फिर अपने हाथों में खाएंगे और अपनी मस्ती में हम लोग रहेंगे और यहाँ से हम लोग तो 7 दिन के बाद तो हमें निकलना ही है। कहते हैं कि उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। ये लोग अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने गए हैं और जो फिरंगी मैम है, जो अंग्रेजी मैम है, वह क्या करती है, यह जानती है अंग्रेजी मैम कि ये जो भारतीय सैनिक है ये हमारे देश को बचाने आए हैं, इसीलिए इनका खूब आदर सत्कार करती है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। यह जो वहाँ की जो फिरंगी महिलाएं हैं वह फूल और दूध की पैसे नहीं लेती है। ये लोग कहते हैं फिर भी दाम नहीं लेती और वे लोग कहती हैं महिलाएं कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अच्छी से भली भांति ये सभी महिलाएं जानती है कि ये जो भारतीय सैनिक है हमारी तरफ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, तो इन्हें प्रसन्न रखना अति आवश्यक है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहिब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। बर्लिन में आपको बता दूं जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायाब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला,
पर करे क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ चंबे की बालियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। जो सूबेदार है हाजरा सिंह, वह इस दल का मुख्य अफसर है। वह अपने सिपाहियों को आदेश देता हुआ कहता है। उद्यमी एक सिपाही है, उससे कहता है कि सिगड़ी में कोयले डाल दो। वजीरा से कहता है, वह भी सिपाही है, कि तुम 4 जने जाओ और बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहना सिंह से कहता है, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर जो पहरा दे रहे हैं उनसे कहो कि अब वे पहरा को बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदकों में चक्कर लगाने लगता है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पासा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसे हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी हीरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? चुप कर, यहाँ वाले को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट पीने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। इन पंक्तियों में हमें यह देखने को मिलता है कि जो सिख होते हैं वे कभी तंबाकू नहीं खाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह पता चलता है। वह सिगरेट भी नहीं पीते, लेकिन जो फिरंगी मैम है वह ज़बरदस्ती सिगरेट पीने के लिए हट करती है। उसके जो सिख हैं होठों में लगाना चाहती है, क्योंकि ये जो सभी जो भारतीय सैनिक गए हैं वे सिख रेजिमेंट के हैं। और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम मांदे न पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। इन पंक्तियों में यह देखने को मिलता है कि सूबेदार हजारा सिंह के बेटे की लहना के प्राणों की रक्षा किस प्रकार करता है। जो बोधा है, सूबेदार हजारा सिंह का वह पुत्र है, वह बीमार है और लहना सिंह उसकी रक्षा करता है। किस प्रकार करता है हम देखते हैं। वह कहता है कि रात भर तुम अपने दोनों कंबल मुझे उड़ा देते हो और अपने सिगड़ी के सहारे गुजारा करते हो। उसके पहरे पर तुम पहरा दे देते हो। तुम खुद कीचड़ में पड़े रहते हो, लेकिन उसे सूखे लकड़ी पर सुलाते हो। तब बोधा कहता है कि जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। सिख बटालियन 77 का हवलदार लहना बीमार जो बोधा है उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करता है। स्वयं सर्दी खाता है, लेकिन अपना कोट और कंबल बोधा को उड़ा देता है। वह संतुष्ट है कि वह किसी के दिए गए वचन का निर्वाह कर रहा है। हमें धीरे धीरे अब यह पता चलेगा इस कहानी में कि उसने क्या कहा था। आप पूरी शिद्दत से इस कहानी को देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी क्लास 10 में आपको ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलेगी। तो यह किसी को वचन, जो लहना सिंह है, उसने किसी को वचन दिया है और उसी वचन का वह निर्वहन कर रहा है, इसलिए वह बोधा की प्राण की रक्षा करता है। अतः वह कह उठता है कि भाई तुम अपने शरीर का भी ख्याल रखो। बोधा कहता है लहना सिंह से कि तुम अपने शरीर का ख्याल रखो, मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मैं सब समझता हूँ भाई। इस प्रदेश में स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तुम अपना कंबल मुझे दे रहे हो, अपना कोट मुझे दे रहे हो, स्वयं कीचड़ में सने हो और मुझे सूखा रख रहे हो, लेकिन इस तरह से अगर तुम्हें जाड़ा लग जाएगी तो तुम मर जाओगे। क्योंकि यह जो मौत है वह क्या है, जाड़े से मौत और निमोनिया ही तो है, और मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। अब लहना सिंह बोधा से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम डरो मत, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मैं तो अपने गांव ही जाकर मरूंगा, मैं बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा।
भाई कीरत सिंह की गोदी। अब यहाँ पर यह हमें देखने को पता मिलता है कि जो लहना सिंह है उसके भाई का नाम क्या है, कीरत सिंह है। वह कहता है लहना सिंह कि मैं अपने भाई कीरत सिंह की गोदी पर ही मरूंगा, जो मेरा सर होगा उसकी गोदी पर ही होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए जो आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी उसी के नीचे मैं अपने प्राण को त्यागूंगा। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मारने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। अब खंड 3 की शुरुआत होती है। दोपहर रात बीत गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 2 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह का रहा, क्या बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। अर्थात जो बोधा सिंह है उसे अत्यधिक ठंड लग रही होती है। इस पर कहता है वह लहना सिंह कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना भी आ रहा है। जो लहना सिंह है वह बहाना करता है और वह उसके प्राणों की रक्षा के लिए, बोधा के प्राणों की रक्षा के लिए कहता है, मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तुम पहन लो। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत में मेमे बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। मेमे अर्थात माता, ठीक है। विलायत में मेमे बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर सहसा अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो। अब क्या कहता है, जब लहना सिंह यह देखता है कि बोधा सिंह उससे जर्सी लेने को मना कर रहा है, गर्म कपड़े लेने को मना कर रहा है, तब बहाना बनाते हुए कहता है लहना सिंह कि मुझे मेमे ने बना कर भेजा है और मेरे लिए जर्सी स्वेटर बुनकर भेजा है। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास दूसरी है, तुम इसे पहन लो, मैं वो वाली पहन लूँगा। और नहीं झूठ। यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और अपना खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो मेमे, जो अर्थात उसकी माता है, भेज रही थी क्या जर्सी बुनकर? नहीं, यह सिर्फ कथा थी। उसने झूठ कहा था ताकि बोधा सिंह उस गर्म कपड़े को पहन ले, क्योंकि वह लेने से इनकार कर रहा था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन साहब? हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन बाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उससे मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा नहीं होता, हम यहाँ रहेंगे होता है। अब इस कहानी में आपको ये पता चलेगा कि एक जो जर्मन का है लेफ्टन, वह सूबेदार हजारा सिंह की वेश में यहाँ पर प्रस्तुत होता है। वह भारतीय सैनिक से छल करने का प्रयास करता है। वह सोचता है कि वह भारतीय सैनिकों को धोखा दे देगा और जो जर्मन वाले हैं, वो जो भारतीय सैनिक है उनको 2-3 दलों में बांट देगा और जो जर्मन वाले हैं आसानी से इन पर हमला कर सकेंगे। इसलिए जो सूबेदार हजारा सिंह की वेश में ये नकली जो लेफ्टन साहब है, जर्मनी का लेफ्टन साहब, वो यहाँ पर आता है छलने के लिए। जो हुकुम, जो नकली लेफ्टन साहब है, वह लहना सिंह को ऑर्डर देता है, तो वह कहता है जो हुकुम। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे टोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए
और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। मैंने यहाँ कहा था सूबेदार हाजरा सिंह के वेश में आया था, पर माफ़ करिएगा, सूबेदार हाजरा सिंह के वेश में नहीं आया था। वह जो भारतीय सैनिक है उसके लपटन साहब के वेश में आया था। क्यों? क्योंकि सूबेदार हाजरा सिंह तो लहना सिंह के साथ ही था। ठीक है, तो यहाँ पर किसके वेश में आया था? वह बहरूपिया लपटन साहब के वेश में आया था। इस बात को संशोधित कर लीजिए आप भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, वह लपटन साहब के वेश में आता है और लहना सिंह से कहता है सिगरेट बढ़ाते हुए कि लो तुम भी पियो। तब लहना सिंह का माथा ठनकता है और वह सिगड़ी के उजाले में उसका मुंह देखता है, तब और माथा उसका ठनकता है कि लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल आ गए हैं। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लपटन साहब कितने वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे? 5 वर्ष से। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ, वही, जब आप खोते अर्थात होता है गधा, ठीक है, पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठी में से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि नकली जो लपटन साहब है, इसकी वास्तविकता को जानने के लिए लहना सिंह कैसे बुद्धिमानी से पेश आता है, और इसी की चर्चा हुई है। लपटन साहब को याद दिलाता है कि पिछले वर्ष वे लोग जगधारी के ज़िले में शिकार करने गए थे, जहां रास्ते में मंदिर से जल चढ़ाने के लिए खानसामा चला गया था। साहब ने हाँ कहा। सामने से आने वाली नील गाय को वे बड़े बड़े सिंह थे, लगभग 2 फुट के तो होंगे। लपटन साहब क्या जाने कि मुसलमान मंदिर में जल नहीं चढ़ाता है। नील गाय के सिंग 4-5 इंच से बड़ी नहीं होती तो 2-2 फुट की कैसे हो सकती है? और नील गाय का शिकार हुआ ही नहीं था, फिर सिर वाली बात कहाँ से आ गई? लपटन साहब को इस तरह से वह फांस लेता है। इस प्रकार लहना ने अपने विवेक से बड़ी घटना को टालने में सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। अच्छा, मैं उससे कहते हैं कि तुमने सिगरेट नहीं पिया? तब कहता है कि हाँ पीता हूँ साहब। तो वह अब बहाना करके दिया सलाई लाने जाता है, अर्थात माचिस। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झट निश्चय कर लिया कि वह क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? ज़रा देखो तो आँख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है और पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। 3-4 बातों से जो लहना सिंह है अपनी बुद्धि और विवेक से पता लगा लेता है कि वह नकली लपटन साहब है और जर्मनी का है, और नकली लपटन साहब है और वह दुश्मन है। तो वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म
जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। अब इन पंक्तियों में हम समझते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ पर लहना सिंह के बुद्धि कौशल एवं उसके अधिकार बोध का वर्णन हुआ है। भारतीय सैनिक धोखे का शिकार हो गए थे। लहना सिंह ने अपने साथियों से कहा कि हमारे सूबेदार हजारा सिंह और उसके 7 सैनिक जर्मन लेफ्टिनेंट साहब के आदेश अनुसार कीचड़ में चक्कर काटेंगे और जो शत्रु सेना है उनका शिकार कर लेंगे, और इधर खाई पर भी धावा होगा, हम लोग दोनों तरफ से घिर जाएंगे। लहना का विवेक जागृत हो जाता है। उसने अपने एक साथी से कहा कि वह धीरे से यहाँ निकल जाए और सूबेदार साहब से कह दे कि खंदक में लौट आने के लिए, क्योंकि यह जो खंदक की बात थी वह बिल्कुल ही झूठी है। खंदक के पीछे से निकल जाओ और किसी को संदेह ना हो। उस सैनिक ने सूबेदार के आदेश की ओर इंगित किया। तब लहना ने कहा कि इस वक्त का सबसे बड़ा अफसर मैं ही हूँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। तो इस पर कहता है कि पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपने यह वाक्य कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा कि एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होते हैं। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3-3 गोले निकाले। अब लेफ्टिनेंट साहब क्या करते हैं? लेफ्टिनेंट साहब 3 गोले निकालते हैं, जो बम के गोले होते हैं वे निकालते हैं और खंदक में लगा देते हैं। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों को एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सिलाई गुत्थी पर रखने जैसे ही वे रखने जा रहे थे, लहना सिंह बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओह माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। जब उसकी तलाशी लेते हैं लेफ्टिनेंट साहब की, तो क्या क्या मिलता है? 3-4 लिफाफे और एक डायरी। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगधारी के ज़िले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब गधे पर चढ़ते हैं, खोते अर्थात गधे। पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए हो? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी बोला नहीं करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने माने जाड़ों से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह अपनी बुद्धि और कौशल से नकली लेफ्टिनेंट साहब को मूर्छित कर देता है। लेफ्टिनेंट साहब के होश में आने पर वह उनको किस प्रकार अपने वाक्य जाल में फंसाता है उसकी चर्चा करते हुए बताता है कि लेफ्टिनेंट साहब अपनी आधी अधूरी जानकारी लेकर हमें मूर्ख बनाने निकले थे। आपने मुझे सिगरेट पीने को दिया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि सिख तंबाकू का सेवन नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते हैं। आपको यह जानना चाहिए था कि नील गायों की सींगें 2 फुट की नहीं होती है और जगधारी जिले में नील गाय नहीं पाई जाती है। आपको यह भी जानना चाहिए था कि मुसलमान लोग मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते हैं, पूजा करने नहीं जाते हैं, और लेफ्टिनेंट साहब जो है खोते पर अर्थात गधे पर सवारी नहीं करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ अच्छी तरह से सीख गए हैं, वह है साफ उर्दू बोलना। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना वह कहाँ का रहने वाला था? लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? माझे का रहने वाला था। माझे का लहना इतने बरसन लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था। मैंने जो अंडरलाइन कर रखे, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सभी जो मैंने अंडरलाइन किए वे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मौलवी कहाँ से आया था? तुर्क से आया था, तुर्की से। ठीक है, कौन आया था? मौलवी आया था गाँव में। औरतें और बच्चों को क्या बांटता था? और औरतों को क्या बांटता था? बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी की बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे।
मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। लहना सिंह नकली लेफ्टिनेंट साहब को अपना परिचय देता और कहता है कि आप ही की तरह एक बहरूपिया हमारे गांव में भी आया था। तुर्की का रहने वाला था मौलवी। वह औरतों को बच्चे होने की तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाइयाँ देता था और कहता था कि जो जर्मन वाले हैं वे बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने वेद पढ़ कर विमान चलाने की तकनीक सीख ली है। वे लोग गौ रक्षा करते हैं, वे लोग गौ को नहीं मारते और वे आएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। वे वहाँ के स्थानीय लोगों को भड़काता था कि जल्दी से अपने पैसे जो रखे हो सभी निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। और इस प्रकार लहना सिंह ने क्या किया था, उसकी दाढ़ी मुड़वा दी, उसका सिर मुड़वा दिया था और उसे गांव से बाहर निकलवा दिया था। ये सब बातें वे नकली लेफ्टिनेंट साहब से कहता है। साहब की जेब में पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हैमरी मार्टिन की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। वह बोधा सिंह से यह बात छुपाता लेकिन और सभी से यह बात कह देता कि क्या बात हुई थी। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों को बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 थे। कितने जर्मन थे? 70। अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाली सिखा दी फौज आई। वाहेगुरु जी दी फतेह, वाहेगुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या सिखों के 15 के प्राण गए। जब लड़ाई होती है तो जो 70 के 70 जर्मनी सैनिक थे वे तो मारे ही जाते हैं, लेकिन 15 जो सिख थे जो भारतीय सैनिक में शामिल थे वे भी घायल हो जाते हैं। वे भी 15 के प्राण गए, अर्थात अपने प्राण गंवा देते हैं। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा भर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वान भट्ट की भाषा में दंतविनोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटे से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट डॉक्टर और बीमार ढाबे की 2 गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर वहाँ आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, इस गाड़ी में चले जाओ। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि बर्लिन में भारतीय सैनिकों की अवस्था का चित्रण हुआ है कि किस प्रकार इन घायल एवं मृत सैनिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। इस खंदक में जहां भारतीय सैनिकों ने मोर्चाबंदी कर रखी थी, वे युद्ध की खबर जंगल की आग की तरह 3 मील दूर के खाई में छिपे सैनिकों की लग गई थी। चिकित्सा सुविधा एवं गाड़ियां घायल सैनिकों को लेने के लिए पहुंचाई गई।
इस लड़ाई में हवलदार लहना भी घायल हो गया था। उसके जांग में गोली लग गई थी, लेकिन वह मैदान छोड़कर, मोर्चे को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। सूबेदार हजारा सिंह ने लहना की मरहम पट्टी करवानी चाहिए थी, पर लहना ने यह कहकर मना कर दिया कि घाव गंभीर नहीं है, सवेरे देखा जाएगा। गाड़ी में बीमार बोधा सिंह को चढ़ाया गया। वह अत्यधिक ज्वर से अनाप शनाप बक रहा था। सूबेदार हजारा सिंह लहना को छोड़कर गाड़ी से नहीं जाना चाहते थे, पर बोधा और सूबेदारनी की सौगंध दिलाकर लहना ने दोनों बाप बेटे को युद्ध के मोर्चे से सुरक्षित स्थान में भेजवाकर अपने चैन की सांस ली। और सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी से कहना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती ही होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी, सूबेदारनी का नाम क्या था? होरा था, ठीक है। होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। अब हम लोग 5वें खंड को पढ़ेंगे, और यह इतना महत्वपूर्ण खंड है कि इसको पढ़ने से अब तक जो आपने कहानी में पढ़ा है, अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया होगा तो इस 5वें खंड से आपको जो पूरी कहानी है पूरी समझ में आ जाएगी। मृत्यु के समय कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब कहानी को हम लोग भूतकाल में लेकर चलते हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ कर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही तो पूछा, उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम से फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। वजीरा से कहता है वह पानी पिला दे, और वह जो स्मृति है, वह जो पुरानी यादें हैं उसके दिमाग में चल रही होती है। 25 वर्ष बीत गए हैं। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, लहना सिंह कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। और वह जो लड़की थी उसका नाम क्या है? होरा, हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 8 वर्ष थी, ठीक है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया था। लहना सिंह किस उद्देश्य से अपने घर आया था? तो वह 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के कुछ काम थे, उसे मुकदमे पैरवी थे, इसलिए वह अपने घर आया था। वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़ों में से निकल कर आया। बोला, लहना, सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के लोग घर में रहे नहीं। दरवाजे पे जाकर मत्था टेकना कहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला साल। अमृतसर में भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। लहना सिंह वजीरा सिंह की गोदी में लेटे हुए घायल अवस्था में यह सभी यादों को सोच रहा होता है, और उसे वह दृश्य याद आने लगता है कि किस प्रकार उस लड़की से उसकी मुलाकात होती रहती थी और वह उससे क्या प्रश्न करता था। जब अब 25 वर्ष जब बीत जाते हैं, जब लहना सिंह और उस लड़की, वह जो लड़की बड़ी हो गई है जिसका नाम होरा है, और उसके पति सूबेदार हजारा सिंह है, और उसका एक पुत्र भी है जिसका नाम बोधा सिंह है। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह लहना के साथ ही लाम पर जाते, अर्थात कि भारतीय सेना में वापस जा रहे होते हैं। तभी सूबेदार हजारा सिंह कहता है
कि जो सूबेदारनी है वह तुझे बुला रही है, जा मिला। तब वह कहती है कि तुम मुझे पहचानते हो? तो लहना सिंह कहता है नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब वह इस बातों को कहती है कि तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल हो गई, देखते नहीं है रेशमी बूटों वाला साल अमृतसर में। तब ये सभी बातें जब लहना सिंह के समक्ष आती है तो वह समझ जाता है कि ये तो वही 8 वर्ष की लड़की है जो 12, जिस अवस्था में लहना सिंह 12 वर्ष का था और वह लड़की 8 वर्ष की थी। तब जो लहना सिंह है उस लड़की से यही प्रश्न करता था। तो लहना सिंह अब सारी बातों को समझ जाता है कि यह वही लड़की है और आज सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनी हुई है। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। इस तरह से सोचते हुए कहता है लहना सिंह कि वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी है। अब से प्रश्न पूछा जाएगा कि बहादुर के खिताब में ज़मीन उन्हें कहाँ मिली थी? लायलपुर में। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने तो हम तीमियों की घगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। वह कहती है सूबेदारनी कि अगर सरकार ऐसी कोई बंदोबस्त कर देते तो हम सभी जितनी महिलाएं थीं वे भी अपने पति के साथ लाम पर चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। कहती है कि मेरे कुल 5 बच्चे थे, लेकिन जो बोधा सिंह है उसके पीछे 4 हुए, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ अकेला बोधा सिंह ही बचा है। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पर साती हूँ। देखिए, हमने पूरी कहानी को पढ़ा और उसने कहा था, यहीं पर आपका जो शीर्षक है सिद्ध हो जाता है कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तो वह जो सूबेदारनी है उसने यही कहा था लहना सिंह से कि जैसे तुमने मेरे प्राण बचाए थे उसी तरह से इन दोनों के भी प्राण बचाना, यही मेरी इच्छा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो अब आपको शीर्षक समझ में आ गया कि उसने क्या कहा था। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा सिंह ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर ले, मैं कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। मृत्यु के समय जब लहना सिंह है वह समझता है, वह तो वजीरा सिंह की गोद में लेटा होता है, उसका सिर होता है, लेकिन वह उसे अपना भाई समझता है। कीरत सिंह कहता है तो वह कहता है, मुझे कुछ ऊंचा कर लो भैया, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख लो। वजीरा वैसा ही करता है। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से भरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। तो यह थी पूरी कहानी। मैंने आपको पूरी शिद्दत से समझाने का प्रयास किया। मैंने आपको शुरू में ही कहा था वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा समझाऊंगा कि कभी आपको दोबारा कहीं समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी और जितने इससे संबंधित प्रश्न उत्तर हैं वे भी समझ में आ जाएंगे। हमने इस कहानी में देखा कि जो सच्चा प्रेम होता है, चाहे वह राष्ट्र प्रेम हो, चाहे वह व्यक्ति के रूप में प्रेम हो, किसी से भी प्रेम हो, जो सच्चा प्रेम होता है वह हमेशा त्याग और बलिदान मांगता है। जो सच्चा प्रेम होता है वह कभी प्राप्ति की कामना नहीं रखता है। सच्चा प्रेम हमेशा त्याग और बलिदान की भावना रखता है, जैसा कि हमें इस कहानी उसने कहा था, इस कहानी में देखने को मिलता है कि कैसे लहना सिंह ने अपने देश की सेवा के लिए और अपने प्रेम की सेवा के लिए, अपने प्रेम की जो दोनों सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह जो होरा के पति और उसके बेटे हैं, उन दोनों की रक्षा के लिए, अपने प्रेमिका के द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देता है और अपने देश की सेवा के लिए भी वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। यही सच्चा
प्रेम है और उसे सच्चा प्रेम की कीमत मिलती है, और सच्चा प्रेम की कीमत के रूप में जो लहना सिंह है उसको मौत ही प्राप्त होती है, लेकिन उसका जो प्रेम है वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10 का चिंता आप मत करिए, मैं जैसा पढ़ाता हूँ हिंदी आप मेरे से पढ़िए। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ आपके 100 नंबर में से 80+ नंबर आप लेकर आएंगे अगर मेरे चैनल से आप पढ़ेंगे हिंदी। मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा इस चैनल पर। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो फिर से कहता हूँ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले, उन तक भी यह कहानी पहुँचे और वे भी अच्छे से इस कहानी को समझ पाए। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले कहानी कविता के साथ या किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।